बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पावर एंड बैलेंस ऑफ पावर का। आप रिसेंटली ईरान इसराइल की जंग हो रही है, तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर ना दोनों कंट्रीज़ की पावर को कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं और लोग भी ये जानना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा कंट्री स्ट्रॉन्ग है। तो कोई कंट्री जो है जस्ट वो मिलिट्री पावर के साथ वो स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होता, बल्कि पावर का जो कंसेप्ट है ये कंपैरेटिवली एक वाइडर एंड डीपर कंसेप्ट है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि पावर क्या होती है और ये बैलेंस ऑफ पावर क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर की। तो नेशनल पावर इज़ दैट कम्बिनेशन ऑफ पावर एंड कैपेसिटी ऑफ अ स्टेट, यानी कि ये स्टेट की पावर एंड कैपेसिटी इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन है विच स्टेट्स यूज़ फॉर फिलिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड गोल्स, जिसको स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट एंड गोल्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो पावर की डेफिनेशन भी यही है कि ये किसी भी कंट्री की वो सलाहियत है, वो एबिलिटी है जिसके थ्रू वो अपना कोई भी नेशनल इंटरेस्ट या अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकती है। फिर इसको रोजन एंड जोन्स ने डिफ़ाइन किया कि एबिलिटी ऑफ एन इंटरनेशनल एक्टर टू यूज़ इट्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल रिसोर्सेज। तो पावर के दो कंसेप्ट हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, एंड एसेट्स इन सच अ वे एज टू इन्फ्लुएंस द आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम, कि वो अपने टेंजिबल एंड इनटेंजिबल सोर्सेज को इस तरह से यूज़ करे कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो आउटकम्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रूविंग इट्स ओन सेटिस्फेक्शन विद द सिस्टम, वो इनकी उस सिस्टम से जो भी डिमांड्स हैं, जो भी इनकी विशेज़ हैं, उनके मुताबिक वो आउटकम्स हों। यानी कि अगेन वही बात हो रही है कि आप इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर रिज़ल्ट्स को, कॉन्सिक्वेंसेस को, आउटकम्स को अपनी फेवर में चेंज करने के लिए जो सलाहियत रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पावर या नेशनल पावर। फिर इसको मार्गेंथो ने भी डिफ़ाइन किया। उसने इसको एक इंडिविजुअल पावर के हवाले से डिस्कस किया कि एक मैन की पावर क्या होती है, टू कंट्रोल द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन। तो हम क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एक स्टेट का दूसरी स्टेट्स के माइंड्स एंड एक्शंस को कंट्रोल करना वो इसकी पावर कहलाती है। इसकी फाउंडेशंस क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, यानी कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो किसी भी कंट्री की नेशनल पावर को बनाती हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। इन एलिमेंट्स का ज़्यादा होना उसकी पावर को इंक्रीज़ करता है और इसका कम होना उसकी पावर को डिक्रीज़ करता है। सबसे पहले है ज्योग्राफी। आपने जितने भी बड़े मुल्कों के नाम सुने होंगे, रशिया दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, इंडिया। अब ये सब क्या हैं, ये सब बड़े कंट्रीज हैं। साउथ अमेरिका में आपने जो सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा वो ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना का है। तो ये दोनों वहाँ के बड़े कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान भी एरिया के लिहाज से टॉप 40 कंट्रीज़ में आता है। तो जितने भी आपने नाम सुने होंगे कंट्रीज़ के, ये ज़्यादातर वही नाम हैं जो बड़े कंट्रीज़ में काउंट होते हैं, सिवाय कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के। तो ज्योग्राफी कितना किस कंट्री का साइज़ बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा एंड पावरफुल मुल्क समझा जाएगा। रशिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि रशिया को फ़तह करना, रशिया को कंकर करना ये इम्पॉसिबल है। फिर अमेरिका जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार में कैसे सेव रहा, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी इस तरह से थी कि इसकी एक साइड पर पैसिफिक ओशन है और दूसरी साइड पे अटलांटिक ओशन है, और इसके नेबर में दो बड़े कंट्रीज़ जो हैं, एक कनाडा और दूसरा मैक्सिको। मैक्सिको का भी एक छोटा लिमिटेड सा बॉर्डर इसके साथ लगता है, कनाडा के साथ इनके अच्छे रिलेशंस हैं। तो अमेरिका की भी ज्योग्राफी इसको आइसोलेट करती है यूरोप से, और ये उसके लिए एक ब्लेसिंग है। जब यूरोप के अंदर वर्ल्ड वार चल रही थी तो अमेरिका की इकानमी स्ट्रॉन्ग हो रही थी, और यूरोप का जो भी इन्वेस्टर था, जो भी वहाँ का बिजनेसमैन था, even their intellect, their big minds,
वो सारे उस जंग से भागकर अमेरिका चले गए। तो वो अमेरिका जो है उसकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार्स। इंडिया और चाइना के दरमियान हिमालयाज़ हैं, जिसकी वजह से दोनों कोई बहुत बड़े लेवल पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जेट्स का या मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ कंट्रीज़ की जोग्राफ़ी इस तरह की होती है कि वो जंग से अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ कंट्रीज़ की जोग्राफ़ी इस तरह से होती है, लाइक अफ़गानिस्तान, उसको समंदर तक एक्सेस नहीं है, तो वो चाहते या ना चाहते हुए पाकिस्तान पे डिपेंड करेगा ताकि उसको समंदर तक एक्सेस मिल सके। तो किसी भी कंट्री की जोग्राफ़ी, उसका साइज़, उसकी लोकेशन, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है उसकी नेशनल पार्क के अंदर। फिर है आपके नेचुरल रिसोर्सेज। कंट्रीज़ जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लाइक ईरान। ईरान का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो इसकी ऑयल एंड गैस है। अब ये क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 2014 से इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। सेम रशिया के साथ 2014 से जब उसने यूक्रेन पे हमला किया था तो रशिया पे सैंक्शंस लगी हुई हैं। लेकिन रशिया को फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि ना सिर्फ ये कि उनकी इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लस वो इंटरनेशनली उनको सेल करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं और दूसरे कंट्रीज़ उन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ग्रेटर नेचुरल रिसोर्सेज मींस यू हैव ग्रेटर नेशनल पावर। टेक्नोलॉजी, जापान कोई बहुत बड़ी फ़ौज नहीं है उसके पास। जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल की बात है तो उसके पास फ़ौज है ही नहीं ऑलमोस्ट। उसका डिफेंस यूएसए देखता है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी है। उसके पास रकबा भी, टेरिटरी को इतनी बड़ी नहीं है उसकी, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी है। ये वजह है कि जापान को दुनिया की बड़े कंट्रीज़ में काउंट किया जाता है। उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, प्लस उनके पास टेक्नोलॉजी है। फिर इसके अंदर आ जाती है आपकी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़। अब आपने देखा होगा कि मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। ईरान और इज़राइल दोनों को अगर हम साइज़ के लिहाज से कंपेयर करें तो ईरान बहुत बड़ा कंट्री है, आबादी है, साइज़, एरिया दोनों के लिहाज से। लेकिन इसराइल के पास टेक्नोलॉजी ईरान से बेहतर है। तो आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर डैमेजेस ज़्यादा हो रहे हैं और इसराइल में डैमेजेस कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं, जबकि ऑनस्लॉट दोनों साइडों से एक जैसा ही हो रहा है। पॉपुलेशन, अगेन बड़े कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब ये है कि ज़्यादा अर्निंग हैंड्स होते हैं, ज़्यादा स्किल्ड लोग होते हैं, और बड़े एरिया के साथ, लाइक अमेरिका के पास एरिया ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो आप पूरे जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। प्लस बड़े कंट्रीज़ की बहुत बड़ी फ़ौज भी है। अगर हम टॉप पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है इस वक्त, उस दूसरे नंबर पे चाइना आता है और फिर अमेरिका है। तो अगर आप 3 सबसे बड़ी फ़ौजों की बात करें तो वो भी इन्हीं कंट्रीज़ की हैं, प्लस रशिया आ जाता है बड़ी फ़ौजों के अंदर। फिर आपका नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल, आप किस आइडियालॉजी के साथ अटैच हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार पूरी आइडियालॉजीज़ पे खड़ी रही हैं, तो अगर आप किसी आइडियालॉजी के साथ अटैच हैं तो वो आइडियालॉजी आपको एक पूरा जो है समझ लें कि अगर आप उस आइडियालॉजी के फाउंडर हैं, फोर रनर हैं, लाइक सोवियत यूनियन, कम्युनिज़म का, एंड यूएसए जो है ये कैपिटलिज़म के फोर रनर्स थे, तो ये लीडर्स माने गए दुनिया में। और जो इनके फॉलोअर्स थे वो इनके साथ अटैच हुए और उन्होंने अपने आप को एक कॉज के साथ अटैच समझा। तो 45 ईयर्स तक वो एक ऐसी जंग लड़ते रहे कि जिसके जीतने या ना जीतने से उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर इसी के अंदर अगर हम बात करें नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल की, जब ये दो ताकतें लड़ रही थी तो इंडिया ने उस वक्त एक तीसरी पावर बनने का फ़ैसला किया और उन्होंने नैम के नाम से एक इदारा बनाया। तो नेहरू का ये जो इनिशिएटिव था, इसने इंडिया को उन्हीं डेज़ के अंदर एक इंटरनेशनल स्टेचर दे दिया, जिसमें दो बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं और इंडिया एक तीसरे ब्लॉक को लीड कर रहा है। और इसी में आ जाता है कि आपके लोग जो हैं वो आपकी हिस्ट्री को कैसे देखते हैं। वो अपने आप को लीडर्स मानते हैं या वो अपने आप को अपनी हिस्ट्री के ऊपर शेम फील करते हैं। इकनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्वियसली बड़ी इकॉनमी का मतलब ये है कि आप ज़्यादा एडवांस वेपन्स ले सकते हैं,
आप दूसरे कंट्रीज़ को ज़्यादा बेहतर वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यूरोप के पास जो अगर आप देखेंगे तो उनके पास बड़ी इकॉनमी है, कोई बहुत बड़ी फ़ौज नहीं है उनके पास। कंपैरेटिवली अगर हम उनको एशियन कंट्रीज़ के साथ देखेंगे तो एशियन कंट्रीज़ के पास ज़्यादा बड़ी फ़ौजें हैं, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है प्लस उनके पास इकॉनमी है। इवन इकॉनमी ग्रेटर हो तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और टेक्नोलॉजी अगर ग्रेटर हो तो वो आपको आपकी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करती है। दैन आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अगर तो डिक्टेटरशिप्स होंगी तो डिक्टेटरशिप्स के अंदर लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो ऐसे सिस्टम्स को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को वीक माना जाता है। अगर डेमोक्रेसीज़ होंगी और लोग हुकूमतों के साथ खड़े होते होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते होंगे, तो ऐसी जगहों पे हुकूमतें और लोग ये सेम पेज पर होते हैं, तो नेशनल पावर ग्रेटर होती है। दैन आइडियोलॉजिकल एलिमेंट लाइक हमने पाकिस्तान ने टू नेशंस आइडियोलॉजी को अपनी बुनियाद बनाया हुआ है, और इसी की बेस पे वो अपने रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करते हैं। फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे और इसराइल के अगेंस्ट। तो अदर कंट्रीज़ भी अगर इस आइडियोलॉजी के साथ अटैच होते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि जितने कंट्रीज़ इनके साथ अटैच होते जाएंगे आइडियोलॉजिकली, उतना ही बड़ा ये एक ब्लॉक बनता जाएगा, और जितना बड़ा ब्लॉक होगा उतना ही ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कंट्री की जो लीडरशिप है वो उसकी नेशनल पावर के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। दैन मिलिट्री प्रीपेयर्डनेस, मिलिट्री होना एक बात है और मिलिट्री प्रीपेयर्डनेस होना दूसरी बात है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास मिलिट्रीज तो थी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कंपैरेटिवली वेल प्रीपेयर्ड था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने ईस्ट वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर बहुत अरसे से जंग लड़ रहा है। तो प्रीपेयर्डनेस के लिहाज से पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया से बेहतर थी। तो अभी ये जो 2025 वाला ऑनस्लॉट था इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान उसको इसलिए ज़्यादा बेहतर वे में मैनेज कर सका, या आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान इसको एंटिसिपेट कर रहा था, तो कंपैरेटिवली ये पहले से मेंटली इसके लिए तैयार था। दैन डिप्लोमेसी, अगेन डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जंगें तो होती हैं, लेकिन जंगों के से ज़्यादा डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया ने पाकिस्तान को FATF के ज़रिए बहुत टफ़ टाइम दिया, और वो सब क्या था, वो इंडिया की डिप्लोमेसी थी। लेकिन अगर हम देखें 2025 की इस जंग के बाद पाकिस्तान ने इंडिया को डिप्लोमेटिकली ज़्यादा टफ़ टाइम दिया। तो जितना किसी भी कंट्री का डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर एक्टिव होगा, उतना ही उस कंट्री का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, और उस कंट्री की नेशनल पावर को ज़्यादा माना जाएगा। तो ये हैं वो एलिमेंट्स। लेकिन अगर हम देखें तो नेशनल पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लाइक पावर जो है ये रेलिवेंट है पाकिस्तान को, अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान एक कमज़ोर कंट्री है। लेकिन इंडिया को कंपेयर करेंगे चाइना के साथ, तो इंडिया एक कमज़ोर कंट्री है। तो इंडिया जब पाकिस्तान के साथ कंपेयर हो रहा है तो इंडिया एक ताकतवर कंट्री है, लेकिन जब वो चाइना के साथ कंपेयर हो रहा है तो वो एक कमज़ोर कंट्री है। सेम पाकिस्तान जब इंडिया के साथ कंपेयर हो रहा है तो पाकिस्तान एक कमज़ोर कंट्री है, लेकिन जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ कंपेयर हो तो पाकिस्तान एक ताकतवर कंट्री है। पाकिस्तान की जो पावर है वो ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि पावर जो है ये रेलिवेंट होती है। फिर पावर जो है ये डायनामिक है। एक टाइम था जब यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन यूक्रेन ने वो जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो रशिया को दे दिए, और ख़ुद वो एम्प्टी हैंडेड हो गया यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर। तो अब रशिया के पास ताकत ज़्यादा है, यूक्रेन के पास नहीं है। यही वजह है कि यूक्रेन फेस कर रहा है रशिया को। तो कोई कंट्री जो है अगर वो अपनी पावर को इन्हेंस करता रहता है तो वो ताकतवर रहता है, लेकिन अगर वो अपनी पावर को इन्हेंस नहीं करता, उसकी इकॉनमी वीक हो जाती है, या आइडियोलॉजिकली लोग अब उसके साथ नहीं खड़े होते। सोवियत यूनियन 1960s में बहुत ताकतवर था, और 1980s के अंदर वो वीक हो चुका था, और फिर फाइनली उसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ा। तो पावर जो है ये डायनामिक होती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। फिर इंटरनेशनल मोरालिटी, ये एक चेक है। इंटरनेशनली कोई भी कंट्री जो है अगर कहीं पे जेनोसाइड करेगा तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके ख़िलाफ़ होती है। लाइक इसराइल जो है बज़ाहिर उसको ये एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि दुनिया में उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती हैं, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ उसके ख़िलाफ़ जो है वो वोट भी कास्ट करते हैं। दैन वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन भी, अगर कोई भी कंट्री कहीं पे पावर का इस्तेमाल करता है तो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन उसको कंडेम करता है, जिससे वहाँ की हुकूमतों के ऊपर प्रेशर आता है, और फिर वहाँ की हुकूमतें उस एग्रेसर कंट्री के ख़िलाफ़ एक्शंस लेती हैं। इंटरनेशनल लॉ, कोई भी कंट्री अगर किसी दूसरे कंट्री के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है
तो ऑब्वियसली दैन उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, बाय द यूएन, बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एंड डिसआर्मामेंट की कैंपेन्स हैं दुनिया के अंदर जो ये कहती हैं कि भाई सबसे पहले एटम बम को ख़त्म किया जाए, यानी कि ऐसे वेपन्स को ख़त्म किया जाए जो ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकते हैं, जो किसी भी स्टेट को वाइप आउट कर सकते हैं। यहाँ तक तो था कंसेप्ट पावर का। अब इससे आगे है बैलेंस ऑफ पावर। देखिए पावर का मकसद क्या है? पावर का मकसद किसी भी एग्रेसर को बैलेंस करना। लाइक पाकिस्तान जो है उसको कितनी पावर चाहिए? भाई उसको इतनी पावर चाहिए जो उसको इंडिया के बराबर खड़ा कर दे। और इंडिया को कितनी पावर चाहिए? उसको इतनी पावर चाहिए जो उसको चाइना के बराबर खड़ा कर दे। अब चाइना को कितनी पावर चाहिए? उसको इतनी पावर चाहिए जो उसको अमेरिका के बराबर खड़ा कर दे। अमेरिका को कितनी पावर चाहिए? इतनी पावर चाहिए जो उसको उसके एनिमीज़ के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रखे। यानी कि हम कहने की बात ये है कि कोई भी कंट्री कितनी पावर चाहता है, वो मैक्सिमम पावर चाहता है, इतनी पावर कि वो दूसरों को बैलेंस कर सके। अब यहाँ पे ना इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म की एक थ्योरी आती है जो ये कहती है कि जब तक पावर बैलेंस रहेगी तो कोई जंग नहीं होगी, लेकिन जब एक पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी दूसरी वीक होगी देन जंग जो है वो इनएविटेबल है। अब जो स्ट्रांग है वो लाजमी तौर पर वीकर कंट्री के ऊपर अटैक करेगा। तो वर्ल्ड सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी कैसे आती है? वो हमेशा बैलेंस ऑफ पावर के साथ आती है। अब इस बैलेंस ऑफ पावर में क्या क्या किया जा सकता है वो हम आगे चल के देखते हैं। पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं सिडनी बे की। वो ये कहता है द इक्विलिब्रियम ऑफ पावर अमंग मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ नेशंस, यानी कि जो कंट्रीज हैं इनके दरमियान पावर का तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम, दैट विल प्रिवेंट एनीवन ऑफ देम फ्रॉम बिकमिंग sufficiently strong to enforce its will upon the others। अब एक कंट्री अगर ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा दैन ऑब्वियसली वो दूसरों के ऊपर अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत करेगा। लाइक इज़राइल कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, या अमेरिका कर रहा है दुनिया के अंदर। तो फिर कंट्रीज़ इसको मैनेज कैसे करते हैं? वो बैलेंस ऑफ पावर के ज़रिए इसको मैनेज करते हैं। ये बैलेंस ऑफ पावर कैसे अचीव किया जाता है? इसमें सबसे पहले तो है अलाइंसेस। हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर अलाइंसेस एंड काउंटर अलाइंसेस का पूरा एक सिस्टम चल रहा था। अलाइंसेस नेटो यूएसए ने बनाया किस लिए था? ये इसलिए बनाया था ताकि वो रशिया के अगेंस्ट कंट्रीज़ को इकट्ठा कर सकें अटलांटिक ओशन के साथ साथ। प्लस उसने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए सेंटो कर दिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए सीटो कर दिया। तो यूँ वो ऑर्गेनाइजेशंस बना रहा था, अलाइंसेस बना रहा था अगेंस्ट रशिया। तो रशिया ने इसको काउंटर करने के लिए वार्सा पैक्ट किया ताकि वो भी एक अलाइंस बनाए जो कि अमेरिकन पावर को बैलेंस कर सके। देन आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट। ऑब्वियसली अगर इंडिया एटम बम बनाता है तो पाकिस्तान ने भी बनाया, और चाइना ने बनाया था तो इंडिया ने भी बनाया। अब ये क्या चल रहा है? ये आर्मामेंट चल रही है कि उनके पास भी एटम बम होगा, हमारे पास भी एटम बम होगा, तो ना हम उन पर अटैक करेंगे ना वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे। या दूसरा जो एलिमेंट है वो डिसआर्मामेंट का है कि सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ईरान के पास एटम बम हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास भी नहीं। तो आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट जो है ये भी एक स्ट्रक्चर है बैलेंस ऑफ पावर को इंश्योर करने का। और तीसरा इंटरवेंशंस एंड नॉन इंटरवेंशंस का है। लाइक इराक़ के ऊपर हमला किया गया ये कह के कि उसके पास एटम बम है, यानी कि कंट्रीज़ के अंदर अगर हम बात करें इराक़ और कुवैत की जंग का, तो उसमें इराक़ जो है उसने इन्वेड किया था कुवैत को। कुवैत एक वीक पावर थी, इराक़ एक स्ट्रॉन्गर पावर थी। तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इराक़ के ऊपर बम्बिंग की, तो फाइनली इराक़ को सरेंडर करना पड़ा। तो ये क्या है? ये इंटरवेंशन के ज़रिए पावर को बैलेंस करने की एक कोशिश है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।